पर बात कर लेते हैं। ये जो रीडिंग सेक्शन है इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है अनसीन पैसेज का नाम सुने हो? अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज क्या है? तो अनसीन पैसेज ये एक ऐसा एक तरह से कहो कि ग्रामर का एक ऐसा हिस्सा है जो पैसेज तो रहेगा लेकिन आप पढ़े नहीं रहेंगे, अनसीन होगा, यानी सीन और अनसीन। ये वर्ड देखो, इस वर्ड को विश्लेषण कर दो, समझ में आ जाएगा। हाँ यस, सीन माने देखा हुआ, सीन यानी देखा हुआ, और अनसीन माने बिना देखा हुआ, उसका अपोजिट है। और सीन क्या है बताइए? सीन, अब देखो हम इस शब्द को विश्लेषण कर रहा हूं, ध्यान से समझो। कोई शब्द को हम कैसे समझ सकते हैं? सीन, सीन कहां से आया है? यस, सी का थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं कि सी माने होता है देखना। अब देखो शब्दों को हम कैसे समझ सकते हैं और कितना सटीक समझ सकते हैं यदि हम उसका मूल पकड़ें, आधार। तो सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सी यानी देखना, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। अब बताइए सीन माने हमने क्या कहा? देखा हुआ। सी माने देखना और सीन माने देखा हुआ। क्यों देखा हुआ? सीन माने देखा हुआ क्यों होगा? और कुछ क्यों नहीं हो सकता? देख रहा क्यों नहीं हो सकता? देख चुका क्यों नहीं हो सकता? सी यानी देखना और सीन यानी देखा हुआ। मैंने पढ़ाया था, शायद याद हो, पास्ट पार्टिसिपल। क्या पढ़ाया था? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है पता है? ये देखो, पास्ट पार्टिसिपल, अभी पढ़ाऊंगा भी इसको, अभी आ गई बात इसलिए मैं क्लियर करता हूं। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एक वर्ड है, पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल जो होते हैं वो एक शब्द है, वर्ब का रूप है, वर्ब क्रिया का रूप है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब भी कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो उसको आप वर्ब थर्ड नहीं, अब क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। एक दूसरा नाम, वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल की जो क्रिया होती है उससे जब भी ध्वनि आती है तो होता है हिंदी में या हुआ, ई हुई, ए हुए, यही ये ध्वनि बन गई इसकी। जैसे अब इसको ऐसे जोड़ लो, राइट यानी लिखना, और रिटेन यानी यस लिखा हुआ। ब्रेक माने ब्रेक यानी तोड़ना, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रोकन यानी टूटा हुआ। बात समझ आ रही नहीं? जैसे स्टील यानी चुराना, और स्टोलन माने चुराया हुआ। पूरे थर्ड फॉर्म की जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब से या हुआ, ई हुई की ध्वनि आप निकाल के किसी भी शब्द की हिंदी बना सकते हैं। अब देखो, तो सीन यानी हो गया देखा हुआ, और अनसीन, अन क्या है? यू एन। ये अन क्या है? अन इसमें जुड़ा है सीन में। अन होता है प्रीफिक्स, एक दिन वर्ड फॉर्मेशन पर भी मैंने चर्चा किया था, ये भी अभी चैप्टर में है आपके पास, इसको पढ़ेंगे हम। तो अन क्या है? ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स यानी होता है जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और किसी शब्द के अंत में यदि कोई ऐसे छोटा वर्ड प्रयोग होता है तो उसको सफिक्स कहते हैं। दो वर्ड याद रखिए, क्या क्या? PREFIX, प्रीफिक्स, और एक वर्ड है सफिक्स। अब देखो इन दोनों में समझो, प्रीफिक्स यानी जो पहले फिक्स किया गया हो। इसमें भी देखो प्री क्या है? प्रीफिक्स है, क्योंकि फिक्स के पहले लगा है, प्री प्लस फिक्स। यानी प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी शब्द के पहले यदि फिक्स कर दिया गया तो उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग, हिंदी में आप पढ़ेंगे।
और किसी भी शब्द के अंत में यदि कोई शब्द प्रयोग करके जोड़ा गया हो तो उसको कहते हैं सफिक्स, यानी वो होता है प्रत्यय। क्या? प्रत्यय। यानी प्रीफिक्स को कहते हैं उपसर्ग और सफिक्स को क्या कहते हैं? प्रत्यय। ये आपको जानना चाहिए। तो अब अन क्या है इसमें? अन क्या है? प्रीफिक्स है। और अन का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो अन, इल, ये वर्ड हैं जो नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे लीगल का इलीगल, सीन का अनसीन, मान रहा है ना? रेगुलर का इरेगुलर, IR, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा IL या IR। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये नेगेटिव बनाते हैं। किसी का नेगेटिव बनाना, नेगेटिव मतलब उसका विलोम शब्द कह लो। जैसे सीन का अपोजिट क्या होगा? अनसीन। रेगुलर का अपोजिट क्या होगा? इरेगुलर। लीगल का अपोजिट क्या होगा? इलीगल। इलीगल, गैर कानूनी ना। तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स जो प्रयोग किए जाते हैं, ये किसी भी शब्द का नेगेटिव या विलोम या एंटोनिम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में कि कोई शब्द देगा, कहेगा इसका एंटोनिम या इसका अपोजिट वर्ड बनाइए। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सारे शब्दों में ये लगा देंगे। तो कुछ शब्द तो इससे बन जाते हैं, कुछ शब्दों का अलग से जो है वर्ड ही होता है, लेकिन कुछ शब्द इससे भी बन जाते हैं, तो हम इसी से काम चला लेंगे। बात समझ में आ रही ना? अभी इस पर बाद में और भी लंबी चर्चा होगी, पहले हम अनसीन को समझ रहे हैं। अब समझो, एक शब्द की व्याख्या करने में कितना समय लग सकता है यदि आप डिटेल पढ़ें तो। एक शब्द को एनालिसिस करने में कितना है, इतना आपको करना भी चाहिए। यदि आप इन शब्दों पर इतना विश्लेषण करेंगे तो निश्चित है कि कमांड आपकी मजबूत हो जाएगी, तब गलती नहीं होती। लेकिन बच्चे करते क्या है, बस अर्थ पढ़ो, हाँ अनसीन माने ये होता है, अनसीन मीन्स ये होता है। जी नहीं, अनसीन का पूरा विश्लेषण करो ना, ये आया कहाँ से, बना कैसे, इसका अर्थ कैसे बनता है। तो अब अनसीन नहीं, अनसीन जैसे जितने शब्द आएंगे सबका अर्थ आपको पता हो जाएगा, क्योंकि अब आपको आधार पता हो गया ये बन कैसे रहा है। तो इसको यही समझ है, यही क्या है, समझ। तो अनसीन पैसेज का मतलब होता है जिसको आपने देखा या पढ़ा नहीं है। और पैसेज यानी गद्य खंड, पैसेज यानी गद्य खंड, गद्य खंड यानी ऐसा गद्य खंड जिसको आपने न देखा है न पढ़ा है, और ऐसा ही गद्य खंड परीक्षा में पूछ दिया जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर आपको उसी से अनसीन पैसेज में से ही ट्रेस करना है। अब ये भी अलग अलग बात है, इसको अब डिटेल अभी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि बच्चे क्या समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर ऊपर पैसेज में है, उसको निकाल के धीरे से लिख दिए, हो गया आंसर मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को समझिए, पैसेज को पढ़िए, उसको समझिए और आंसर बनाकर लिखिए, तब आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे, अन्यथा 1 नंबर मिलेगा। अब आपको 1 चाहिए कि 3 चाहिए? 1 का मतलब हो गया तो भाई 3 में 1 का मतलब वही 30% 40% जो भी होगा, तिहाई हिस्सा। और उसमें जो है यदि पूरा का लेना चाहते हैं 100%, तो आपको 3 में 3 के लायक ना करना पड़ेगा, तब तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। ये बात ध्यान देनी। फिर आइए, अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन का हिस्सा है, ये आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका पढ़ाने का कोई मतलब ये नहीं है कि ये वाला पैसेज परीक्षा में आएगा। इसी तरह का आएगा और इसी तरह से इसको हल किया जाएगा। ये कहाँ से आएगा पता है? ये रीडिंग सेक्शन तभी आपका अच्छा होगा जब आपके पास कंप्रीहेंसिव माइंड होगा। क्या होगा? कंप्रीहेंसिव माइंड। अब ये क्या है? ये कौन सी बला आ गई? ये कंप्रीहेंसिव माइंड कहाँ से आएगी? तो आप एक बात समझिए कि जो आप प्रोज पढ़ते हैं ना, प्रोज पढ़ेंगे या जो ग्रामर, राइटिंग, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ेंगे ना, इन सब से मिल करके एक चीज़ आपके दिमाग में डेवलप होती है।
और उसी का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव माइंड। क्या? सब कुछ पढ़ने के बाद जो आपके मस्तिष्क में जो पैदा होता है उसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव माइंड, यानी समझ। क्या है ये? यही है समझ। कहते हैं इस बच्चे की समझ विकसित हो गई। और ये बच्चा तो समझने में कमजोर है, तो कमजोर है मतलब कॉम्प्रिहेंसिव माइंड कमजोर। क्यों कमजोर है? बता रहा हूं क्यों कमजोर है। क्योंकि ना तो आप प्रोज पढ़ेंगे ठीक से, ना पोएट्री पढ़ेंगे, ना सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, ना ग्रामर के शेष चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपकी समझ डेवलप हो ही नहीं पाएगी। और जब तक समझ डेवलप नहीं होगी आप इसको आप हल करने में असमर्थ होंगे। क्योंकि जो पैसेज होगा वो पढ़े नहीं हैं, उसमें स्पेलिंग सब नहीं होगी। यदि आप पढ़े रहेंगे तो उसमें वर्ड कम से कम आप पढ़ने लायक हो जाएंगे। पढ़े रहेंगे तो आप उसका अर्थ निकाल लेंगे। पढ़े रहेंगे तो आप अर्थ निकाल कर समझ लेंगे किसका कैसे होगा। और यदि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री सही से किए हैं, ग्रामर वगैरह आपको आती है, तो आप उसका आंसर भी बनाकर लिख देंगे। इतना अभ्यास करना है। ये कोर्स के शुरू करने से पहले सारी बात कर रहा हूं मैं। अभी आपके पास बहुत समय है, इसलिए इस पर क्या करना है? अभ्यास करना है। बहुत इजी होगा, अभी देख लेना पढ़ते पढ़ते। यदि कायदे से पढ़ते रह गए तो ये सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि बहुत इजी हो गई। अभी तो बहुत कठिन लग रहा होगा। पहली बार जब कोई भी चीज़ दिखने में आता है तो कठिन लगता ही है। ठीक है, तो ये हो गया रीडिंग सेक्शन। बात समझ आ गई? दूसरा सेक्शन होगा हमारा राइटिंग का। राइटिंग में क्या है भाई? अब रीडिंग यदि हमारी समझ विकसित हो गई तो दूसरी चीज़ क्या विकसित करनी है? राइटिंग, लिखना आना चाहिए। हैंड राइटिंग से शुरू है। राइटिंग सेक्शन ही क्या है? हैंड राइटिंग से शुरू है। लेकिन वो हैंड राइटिंग ही सब कुछ नहीं है। उसके अलावा लेटर, एप्लीकेशन, या जो है नोट्स, या आर्टिकल्स, या रिपोर्ट, कहानी वगैरह, स्टोरी, ये सब कैसे लिखना है इसका अपना तरीका है। इसको भी पढ़ेंगे, तब हमारी क्या डेवलप होगी? राइटिंग स्किल, लिखना। भाई हमको आता बहुत है, समझ में तो आ जाता है, लेकिन हम लिख नहीं पाते, तो कमज़ोर है ना। हम बहुत लिख लेते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता, तो दो कमज़ोर हो गया ना एक। तो पहले तो रीडिंग डेवलप करो, फिर उसके बाद राइटिंग डेवलप करो। दोनों डेवलप होगी कैसे? जब ये सब कंप्लीट रहेंगे। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ रहे हैं आप देखिए कि ये सब पहले ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ग्रामर आता है तभी तो आप लिख पाएंगे, ग्रामर आएगा तभी तो आप समझ पाएंगे। यानी ज़रूरत इसी की है, लेकिन करना ये है, रीडिंग राइटिंग करना है। ज़रूरत इन दोनों की है, करना ये दोनों है। ठीक है ना? तो इन सबको अभ्यास करते हुए चलना है। हम पढ़ेंगे ग्रामर, ट्रांसलेशन, ग्रामर की चीज़ों को समझेंगे और डेवलप ये भी हो जाएगी। इसको और भी डिटेल किया जाएगा। ग्रामर सेक्शन में जब आएंगे तो ग्रामर में तो आप जान ही रहे हैं कि आपकी किताब है, बुक है, उसमें जो है चैप्टर्स हैं, उनके अलग अलग चैप्टर्स को हमें डिटेल पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। एक बनेगा पार्ट ऑफ सेंटेंस से, एक क्वेश्चन बनेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी वॉइस से, और एक क्वेश्चन बनेगा नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, और एक क्वेश्चन बनता है आपका पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन यानी कहाँ कामा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सब कहाँ लगते हैं। इसीलिए हैंड राइटिंग लिखते समय आपको ये बात ध्यान देनी है कि कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल। जब आप बुक खोलते हैं तो बुक में जो चैप्टर, जो भी लाइन लिखी होती है ना, उसमें ये बात ध्यान देकर लिखी गई होती है कि कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ इन्वर्टेड कामा, कहाँ कामा का प्रयोग करना है, ये सब लिखा होता है। इसलिए आप लिखते समय ध्यान दिया करिए, और ध्यान ही मत दीजिए बल्कि समझते रहिए कि अच्छा यहाँ कामा लगाना जरूरी है, क्योंकि एक कामा से पूरा सेंटेंस बदल सकता है। इसे भी देखेंगे डिटेल। तो ये हो गया आपका ग्रामर सेक्शन को करने से पहले हम, यानी इसको करते करते सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाएंगी, तो वो पंक्चुएशन का भी हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन में भी ग्रामर का हिस्सा आएगा। ट्रांसलेशन यानी हिंदी टू इंग्लिश, चूँकि आप जो है हिंदी मीडियम की विद्यार्थी हैं,
तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो उनको डायरेक्ट अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती, इसीलिए उनको आधार दिया जाता है, क्योंकि आपका आधार क्या है? हिंदी। तो आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी आसान लगने लगती है। डायरेक्ट अंग्रेजी में अभी कोई भी बात अंग्रेजी इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की बात हो या इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने की बात हो तो आपको हवा नहीं लगेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए हिंदी माध्यम बना करके हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, उसके बाद आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझनी है।